दोस्तों 4 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए कंप्लीट मैं क्वेश्चन बैंक आपको तैयार कराने का प्रयास कर रहा हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें दोस्तों मैंने आपके सभी अध्यायों के आपके वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए हैं। पहली पुस्तक से दोस्तों आपके 5 अध्याय आने हैं, दूसरी पुस्तक से दोस्तों आपके 2 अध्याय आने हैं। टोटल 7 अध्याय आपके रहने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो देख लीजिएगा तो आपके वस्तुनिष्ठ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर अब हम दोस्तों देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अध्याय दोस्तों हमारा 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों केवल आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा अति लघुत्तरी, क्योंकि इसमें केवल अति लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं। 10 क्वेश्चन दिए हैं। क्रम से दोस्तों मैं आपको फास्ट ही सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, और जब सॉल्यूशन बताऊं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये इसलिए स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि अब जब जैसे बाद में आप एग्जाम देने जाएं जब, तो आपको 1-2 घंटे पहले रिवीजन करना पड़ेगा फास्ट, तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो कहाँ तक आप वीडियो देखेंगे। इसलिए स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप रिवीजन कर पाएंगे। ओके, तो जिस सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊंगा आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ओके, फिर तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। एलन सी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। फिर आपका विडाल डी ला ब्लॉस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम। आर्थिक भूगोल में सम्मिलित उपक्षेत्रों के नाम। मानव के प्रकटीकरण से क्या है। नव निश्चयवाद क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नव निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद से क्या है। प्रकृति के मानवीकरण से क्या है। संभववाद क्या है। ये हमारे 10 क्वेश्चन है। चलिए हम क्रम से आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। पूरा प्रॉपर मैंने सॉल्यूशन तैयार किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। आप लोग कहते हैं कि भैया थोड़ा जल्दी दीजिए। मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे देखिए सॉल्यूशन बताना ही है। ओके, मैं तो आपको मुझे सॉल्यूशन बताना ही, तो मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ जल्द से जल्द दूँ। लेकिन आप जान सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशन दूंगा परफेक्ट आपको सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आप अच्छे से तैयार कर सकें। ऐसा तो अभी नहीं कि कुछ भी आपको दे दिया जाए, क्योंकि आपको मुझे तो केवल बताना बस है। आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, फिर एग्जाम में भी लिखना भी है। जब तक अगर आपको अच्छे से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो कैसे आप अच्छे से याद कर पाएंगे। इसलिए मैंने परफेक्ट सॉल्यूशन तैयार किया है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण में संबंधित है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। एक लाइन में बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया हुआ है कि तुरंत आपको याद भी हो जाए। ओके, और परफेक्ट आपको नंबर भी मिल जाए। तो एलन सी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायियों के पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फिर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र पूछे जा रहे थे, तो ये सभी उपक्षेत्र होते हैं कि सामाजिक नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र के नाम बताने हैं, तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विवरण भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। मानव के प्रकटीकरण से क्या आशय है, तो मानव का प्रकटीकरण से आशय आदिम अवस्था में मानव प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। वह प्रकृति के अधिक शक्तिशाली मानता था, मतलब वह क्या प्रकृति को क्या अधिक शक्तिशाली मानता था, उसके नियमों का पालन करता था, जैसे प्राकृतिक आपदाओं से लड़ता था और उसके अनुसार जीवन शैली अपनाता था। नव निश्चयवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आया है। नव निश्चयवाद से क्या है, तो नव निश्चयवाद क्या है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है, जो परिणामवादी निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग प्रस्तुत करती है। यह बताता है कि मानव प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास कर सकता है। रुको और जाओ निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में बताया जा रहा है। प्रकृति के मानवीकरण से आशय, तो आपका प्रकृति के मानवीकरण से आशय बताया जा रहा है कि मानव के तकनीकी विकास और नवाचार के माध्यम से प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं रूपांतरण किया। संभववाद भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है संभववाद। तो संभववाद एक विचारधारा है जिसके अनुसार मानव अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बल पर प्राकृतिक बाधाओं को पार कर सकता है और पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है। यह मानव की स्वतंत्रता और उसकी क्षमताओं पर जोर देता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके पहले अध्याय से। 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका आने वाला। ओके, तो जरूर आपको पढ़ लेना है, और शॉर्ट जितना शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट मैंने आपको आंसर दिया है। आगे अब दोस्तों हम देखने वाले अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर। तो अध्याय 2 है हमारा दोस्तों विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें भी सबसे पहले आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर, यानी 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या अभिप्राय है। जननांकीय संक्रमण क्या है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिखिए। प्रवास के अपकर्ष कारकों के नाम लिखिए। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले आपको क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखना है। तो आपका दिया हुआ है नियंत्रण के 2 उपाय। पहला आपका गर्भ निरोधक, दूसरा आप शिक्षा और जागरूकता। ये 2 पॉइंट हैं आपके जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से तात्पर्य किसी देश या क्षेत्र के निवासियों की संख्या में किसी विशिष्ट अवधि, जैसे पिछले 10 वर्ष के दौरान हुए कुल परिवर्तन, जिसमें मृत्यु, जन्म, अब प्रवास में अब उत्प्रवास अप्रवास दोनों आता है, तीनों कारक शामिल होते हैं। जननांकीय संक्रमण क्या है।
तो आपको बताया जा रहा है। ये पूरा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो एक साथ आप क्या है तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रकाश के प्रतिकर्ष कारक। तो प्रवास के आपके प्रतिकर्ष कारक वे कारक हैं जो लोगों को किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी, संघर्ष, प्राकृतिक आपदा। मतलब प्रवास के जो प्रतिकर्ष कारक हैं वो मतलब व्यक्ति है वो एक उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है, तो वो होते हैं आपके प्रतिकर्ष कारक। ओके, अपकर्ष कारक में होता है कि वो अपनी इच्छा से जा रहा है। अपकर्ष कारक में आएगा आपका जो अपनी इच्छा से जा रहा है, अपकर्ष यानी आकर्षित होकर जा रहा है। ओके, जैसे रोजगार के अवसर, लोग क्या है गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। ओके, गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? रोजगार के अवसर मिलते हैं, बेहतर शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा, उच्च जीवन स्तर मिलता है। तो ये सब क्या है? ये हमारे प्रकाश के अवकर्ष कारक हैं। और प्रतिकर्ष कारक में जिसमें हमें जबरदस्ती व्यक्ति को छोड़ के जाना पड़ता है, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक भेदभाव, बेरोजगारी, ये सब। ओके, जनसंख्या वृद्धि से किसे कहते हैं? तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? ये है हमारा उत्प्रवास से क्या सह है, आप्रवास से क्या सह है। जनसंख्या वृद्धि के घटकों को लिखिए। जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि से किसे कहते हैं? आशोधित मृत्यु दर, आशोधित जन्म दर और जनसंख्या घनत्व तो कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका सूत्र है जनसंख्या वृद्धि के दो कारण। ये सभी हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। क्रम से देखिए सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप लेकर रखते जाइएगा। ओके, तो ये आपका दिए जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? उत्प्रवास से क्या है? किसी व्यक्ति को अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े, वो तो होता है उत्प्रवास। आप्रवास में क्या है कि किसी व्यक्ति को किसी नए स्थान में आकर बसना पड़े, तो हो जाता है आप्रवास। फिर पूछा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं? तो आपका जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब आपके जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं। बिल्कुल सिंपल दिया है, शॉर्ट में दिया हुआ है सॉल्यूशन। ओके, तो जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के बारे में बताया जा रहा है। आशुद्ध जन्म दर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आशुद्ध जन्म दर का तो इसे पढ़ के रखना है। आशुद्ध मृत्यु दर तैयार करके रखिएगा। फिर जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका सूत्र। तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इस सूत्र का उपयोग करके आप किसी क्षेत्र की प्रति इकाई भूमि या धरातल में रहने वाले लोगों की संख्या की गणना की जा सकती है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर में, जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण आपको बताना है, तो उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में कमी। तो ये हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, और एक साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी इस अध्याय से आपका आना है। 3 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला हमारा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक बताने हैं। ओके, भौतिक कारण, तो भौतिक में वाले जल की उपलब्धता। ओके, मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं, ओके, जहाँ आपको पानी है ही नहीं है, तो आप वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, आप ऐसे एरिया में रहना चाहेंगे जहाँ पानी की उपलब्धता हो। तो ओके, फिर जलवायु जहाँ की ना तो अत्यधिक गर्मी हो और जहाँ ज़्यादा अत्यधिक ठंडे हो, हम ऐसी जलवायु लेना चाहेंगे जहाँ ज़्यादा ठंडी हो ना गर्म हो, नॉर्मल। ओके, स्थलाकृति, मतलब अगर आपका फिर जलवायु दोस्तों और स्थलाकृति यानी हम सब लोग क्या समतल में रहना चाहेंगे। ओके, कोई पहाड़ में जो रहते हैं उनको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। ओके, इसलिए समतल में रहना चाहेंगे। तो ये सब क्या है? हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं। ओके, क्योंकि अब कारक भी कई प्रकार से हम बता सकते हैं, आर्थिक कारक और भी आपका, तो भौतिक कारक हैं आपके, ये 3 रहने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लोग कहाँ रहना चाहेंगे? जहाँ अच्छी जलवायु हो, जहाँ अच्छी उपजाऊ भूमि मिले। उपजाऊ भूमि क्योंकि खेती करने तो अच्छी पैदावार हो, ओके, पानी की उपलब्धता हो, सादी खनिज संसाधन हो, ऐसे एरिया में रहना चाहेंगे। अब ऐसा एरिया पूरे पृथ्वी तो पूरा ऐसा एरिया है नहीं है, पृथ्वी में कुछ एरिया में ऐसे ऐसे स्थान होते हैं, तो लोग वहीं रहने चले जाते हैं। इसलिए विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र रहते हैं। ओके, तो वही आपको पॉइंट बताया जा रहा है। तो ये आपको सॉल्यूशन रहने वाला है। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। देख लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है आपका जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये आपका दिया हुआ सिंपल। अब जन्म दर के बारे में 1 लाइन, मृत्यु दर के बारे में 1 लाइन लिख दिया, प्रवास ओके के बारे में, क्योंकि 3 नंबर का तो उसके डिटेल से लिख दिया। 2 नंबर में तो केवल नाम बता दीजिए, 3 नंबर में तो उसके फिर बारे में भी 1 लाइन लिखिए। ओके, नेक्स्ट है जन्म दर मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है, जन्म दर के बारे में बता देना, मृत्यु दर के बारे में बता दीजिए। तो ये हमारे अंतर है, एक बार से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का बताना है। ओके, अभी हमने क्या देखा था, भौतिक कारक देखा था, अब हमें आर्थिक कारक बताने हैं। तो आर्थिक कारक जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज संसाधन, ये हमारे आते हैं आर्थिक कारण में। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण में आते हैं शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज संसाधन।
ऐसे ही बस ये आपको याद रखना है, मेन आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज संसाधन, अब इनके बारे में आप जानते ही होंगे, एक लाइन उसके बारे में बता दीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो आपकी ये दी हुई 3 आपकी अवस्थाएं जननांकीय की संक्रमण की, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, क्रम से दोस्तों बताया जा रहा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिए और इससे भी आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी दोस्तों आप क्या है, जैसे आपके 6 क्वेश्चन हैं तो 6 में से हम 3 क्वेश्चन आपको तैयार करके आपको रखने ही रखने हैं। ओके, बस 6 हैं तो सब याद नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास कम समय है तो हम 6 में से 3 कर लीजिए। यहाँ से 14 क्वेश्चन बताए गए, 14 से कम आप क्या है 6, 7, 8 क्वेश्चन तो एकदम पढ़ के ही रखिए जो मेन है। तो इससे आपको क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन आना, तो आप जब इतना पढ़ेंगे जैसे आप यहाँ 6 में से 1 क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उसमें तो एक आ ही जाएगा, क्योंकि अथवा के साथ आपको क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। ओके, तो फिर आराम से बन जाएगा। अब नेक्स्ट अध्याय के देख लें, अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर। अध्याय 3 है दोस्तों हमारा मानव विकास। तो इससे दोस्तों अध्याय 3 से आपके 2 ही नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। कितने क्वेश्चन दिए, 7 ये हैं और 15 है, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। चलिए क्रम से देख लेते हैं, फास्ट ही 2 नंबर के हैं तो चिंता नहीं करनी है, लाइन में आपको उत्तर बता दूंगा। मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। मानव गरीबी सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, वृद्धि से क्या है, विकास से क्या है, लंबा और स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कथन के आपके समर्थन में 2 तर्क देना है। विश्व में मानव विकास सूचकांक की रैंक तय करने वाले 2 प्रमुख क्षेत्रों के को लिखना है। चलिए क्रम से सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले मानव विकास के 4 स्तंभ बताने हैं। समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और सतत पोषणीयता, ये हैं आपके 4 स्तंभ। इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार कर रखना है। उनके बारे में भी एक लाइन यहाँ बता दिया गया है। मानव गरीबी सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक, दोनों इंपॉर्टेंट तैयार करके रखना है। तो गरीबी सूचकांक क्या है, एक ऐसा सूचकांक जिसका उपयोग वैश्विक स्तर में मानव गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। यह आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित गरीबी के विभिन्न आयामों पर नजर रखता है। विकास सूचकांक क्या है कि ये विकास का प्रमुख आयाम औसत उपलब्धि का एक संक्षिप्त माप है। इसे लंबा, स्वास्थ्य जीवन, ज्ञानवान होना और एक सभ्य जीवन के स्तर को शामिल होता है। वृद्धि से क्या है, तो वृद्धि के बारे में बताया जा रहा है। विकास क्या होता है, तो विकास से गुणात्मक परिवर्तन से, इसमें गुणवत्ता में सुधार, अवसरों का विस्तार, लोगों के विकल्पों में वृद्धि शामिल है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, लंबा और स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए समर्थन में आपको 2 तर्क देना है। तो हमारे 2 तर्क दिए, पहला हमारा है उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा है जीवन में गुणवत्ता। इन 2 पॉइंटों के आधार पर बात को बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में मानव विकास सूचकांक की रैंक तय करने वाले 2 क्षेत्रों की आपको नाम लिखना है। एक जीवन प्रत्याशा, दूसरा हो जाएगा आपका शिक्षा। तो ये आपका दिया हुआ जो हमें क्या मानव विकास की सूचकांक की रैंक तय करने में क्या सहयोग करते हैं। मतलब जब रैंक होती है मानव विकास सूचकांक की तो इन चीज़ों को देखा जाता है विशेषकर। आगे देख लेते हैं, आगे हमें ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। मानव विकास में सतत पोषणीयता से क्या है, मानव विकास क्या है, मानव विकास के उत्पादकता से क्या है, मानव विकास में सशक्तिकरण से क्या है। इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्रम से दिया हुआ मानव विकास में सतत पोषणीयता से क्या है। देखिए मैंने परफेक्ट आपको स्क्रीन पर देखिए आपको दिख रहा होगा सभी क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन, एक लाइन में उनका आंसर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, तो मानव विकास में सतत पोषणीयता से संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना है जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी समझौता ना हो। मतलब हमें प्रकृति ने हमें दिया है, जो दिए हैं संसाधन, उनका उपयोग करें, उपयोग करने के लिए मना नहीं है, लेकिन ऐसा उपयोग करें कि जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी उसके लिए बचा रहे। ओके, तो इस प्रकार से मानव विकास क्या है वो बताया जा रहा है। मानव विकास की उत्पादकता से क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है। मानव विकास में सशक्तिकरण से क्या है। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब और किसने प्रतिपादित किया, तो प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन 1990 में महमूद उल हक और अमृत सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समानता मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। किन्हीं 2 मानवीय पहलुओं को लिखिए जो सभी समान अवसर प्रदान करने में आवश्यक हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक 2 मानवीय मूल्य है, न्याय और गरिमा। तो तैयार ऐसे कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, विभिन्न मानव विकास के स्तर वाले देशों में लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक तुलना लिखिए। तो आपके दिए उच्च मानव विकास वाले देश में और इन्हें मानव विकास वाले देशों में दिया हुआ है, तुलना आपको स्थिति बताई करी गई है। और अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय सीधे मानव विकास से संबंधित नहीं है। कोई 2 उदाहरण सहित आपको क्या कथन का समर्थन करना है। तो क्या बताया जा रहा है कि एक क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय सीधे मानव के विकास से संबंध नहीं है।
देखिए, तो ये इसको कथन को ये बिल्कुल सत्य है। हमें दो उदाहरण की बात देकर इस बात को समझाना है। पहला उदाहरण एक है कि भारत में जो केरल है सबसे छोटा राज्य है। इसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक नहीं है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य उच्च मानव विकास प्राप्त किए हुए हैं। इसी तरह दूसरा देखें तो कुछ तेल समृद्ध देश, जैसे कुछ तेल समृद्ध देश प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मानव विकास के लिए निम्न स्तर में प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो जाता कंप्लीट। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको अध्याय 3 के 2 नंबर के क्वेश्चन आने थे, तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर। अध्याय 4 है दोस्तों हमारा प्राथमिक क्रियाएं। देख लेते हैं। इससे सबसे पहले हमारे 2 नंबर के इसमें क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ये सभी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, ट्रक फार्मिंग क्या है, फिर विश्व के भोजन संग्रहण के 2 प्रमुख क्षेत्रों कौन से हैं, चलवासी पशुचारण क्या है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो क्रम से हम देख लेते हैं। पहले में क्या प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं वो पूछा जा रहा है। तो वे क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से क्या पर्यावरण पर या प्रकृति पर निर्भर करते हैं उन्हें ओके, क्योंकि इसमें प्रकृति के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज आदि का उपयोग शामिल होता है। आखेट करना यानी शिकार करना, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, वनों को काटना, लकड़ी को काटना, कृषि और खनन, ये सभी हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। लाल कॉलर श्रमिक क्या है, लाल कॉलर श्रमिक आमतौर पर सरकारी कर्मचारी को संदर्भित हैं जो सरकारी बजट में अक्सर इस्तेमाल होने वाली लाल स्याही का संकेत देते हैं। यह शब्द कभी कभी खेत मजदूरों का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे सूरज के संपर्क में आने से अक्सर उनके सनबर्न या लैंड कॉलर का अनुभव करते हैं। ट्रक फार्मिंग पूछा जा रहा है। तो ट्रक फार्मिंग क्या एक प्रकार की कृषि है जिसमें सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती की जाती है। उनके पास शहरी बाजारों के ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है। यह आपका है ट्रक फार्मिंग के बारे में। विश्व के भोजन संग्रहण की 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपका उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में देखें तो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण चिली। निम्न अक्षांश में क्षेत्र में आपको ये दिए हुए हैं। चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, चलवासी पशुचारण एक प्रकार का पशुपालन प्रणाली है जिसमें चरवाहे अपने पशुओं, भेड़, बकरी, ऊंट, याक के साथ चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। चलवासी पशुचारण यानी पशु को चरने के लिए, चलवासी यानी चल रहा है कौन, जो उसको जो पाल रहा है। तो क्या कहता है जो उसको पालता है ओके, वो क्या कर चरवाहा वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, किस लिए कि जो हमारे जो पशु हैं उनको क्या कुछ खाने के लिए मिल जाए। ओके, यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां प्राकृतिक चारागाह सीमित होता है। यानी कोई एरिया है, अभी इतने ही एरिया में क्या है रहना है उसे, लेकिन उसका जो एरिया वहाँ कम घास है ओके, तो फिर वो दूसरे एरिया में तो उसे जाना ही पड़ेगा घास की तलाश में। इस प्रकार से ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, तो एक मौसमी प्रवास है जिसमें मानव समुदाय अपने पशुओं के साथ गर्मियों में ऊंची पहाड़ी में चारागाहों और सर्दियों में निचले मैदानों या घाटी क्षेत्रों में चले जाते हैं ताकि पशुओं को पर्याप्त चारागाह मिल सके। निर्वहन कृषि किसे कहते हैं, निर्वहन कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें किसान अपनी और अपने परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं। इसमें उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू उपभोग किया जाता है, ना कि व्यवसायिक बिक्री के लिए। मतलब निर्वहन कृषि में आपको याद रखना है कि ये कृषि की जाती है अपने घर के लिए की जाती है, ना कि इसका व्यवसाय उपयोग होता है। जैसे स्थानांतरण कृषि या कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, तो स्थानांतरण कृषि क्या है, एक आदिम कृषि पद्धति है जिसमें जंगल के एक हिस्से को काटकर जलाकर साफ किया जाता है ताकि राख से मिट्टी की उर्वरकता बनाया जा सके। कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद जब मिट्टी उर्वरकता खत्म हो जाती है, किसान दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। समझ गए। स्थानांतरण कृषि, पहले एक एरिया को पकड़ा, उस एरिया को साफ किया, जलाया ओके, और फिर वहाँ खेती की। जब वहाँ से खेती 1-2 बार की तो उसकी जो भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, तो उसको छोड़कर फिर दूसरे एरिया को जाके वहाँ साफ किया, वहाँ खेती की, फिर वहाँ की उर्वरकता क्षमता 1-2 साल किया, फिर अगले किसी एरिया पकड़ा, तो ये सब किया जाता है। ये कहलाता है स्थानांतरण खेती। ओके, मतलब खेती के स्थान में नहीं कर रहे, कहीं कहीं दूसरी जगह पे जाकर करते रहते हैं, एक या फिर 2-3 साल बाद दूसरी जगह की, उस प्रकार से। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो गहन निर्वाह कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें छोटे भूखंडों पर अधिक श्रम, पूंजी और उर्वरक का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि क्या बढ़ती जनसंख्या का जो भोजन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। फिर रोपण कृषि बताया जा रहा है। रोपण कृषि एक वाणिज्य कृषि प्रणाली, वाणिज्य यानी पैसे उसमें कमाने का उद्देश्य रहता है, जिसमें बड़े पैमाने पर एकल फसल जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, जिसके रबड़, गन्ना, कॉफी, ये सब हमारी चाय रोपड़ी फसल है ओके, तो की खेती की जाती है और बड़े भूखंड में पूंजी निवेश की जाती है, कौशल प्रबंध होता है, आधुनिक तकनीकी इसमें क्या प्रयोग किया जाता है,
मुख्य रूप से क्या बाजारों की बिक्री के लिए होता है। और मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि ये होती है कि अगर एक साइड हम खेती कर रहे हैं, दूसरे साइड से हम क्या है पशुपालन भी कर रहे हैं, तो पशुपालन जो फसल उत्पादन दोनों एक साथ किया जाए तो आपके क्या है मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 2 नंबर के जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है टोटल मैंने आपको बता दिए हैं। ओके फास्ट ही। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो और देख लेते हैं। 3 नंबर में पहला है भूमध्य सागरीय कृषि की 3 विशेषता लिखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके प्रीवियस में आ भी चुका है आपका। गहन निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देख लेते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं क्रम से दिए हुए, पहली विशेषता, ये दूसरी और ये तीसरी विशेषता। तो 3 विशेषताएं आपको ये क्रम से दी हुई हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका फास्ट ही। तो ये हो जाते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। इसके बाद है गहन निर्वाह कृषि के प्रकार को पूछे जा रहे हैं, तो आपके दिए हैं प्रकार चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, दोनों प्रकार से दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का वर्णन कीजिए। जो खनन कार्य को प्रभावित करते हैं, पहले खनिज की उपलब्धता और गुणवत्ता, तकनीकी कारक, आर्थिक कारक, ये सभी 3 कारक आपके दिए हैं जो खनन कार्य को हमारे प्रभावित करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा फास्ट ही। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट विश्व स्तर में सहकारी कृषि कहाँ ज्यादा फलीभूत हुई है, स्पष्ट कीजिए। सामूहिक कृषि को उदाहरण सहित समझाइए। आधुनिक कृषि में पुष्प उत्पाद कृषि का विशेष महत्व है, किसी एक राष्ट्र का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कीजिए। चलिए इन क्वेश्चन का देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो विश्व स्तर में सहकारी कृषि कहाँ ज्यादा फलीभूत हुई है, क्यों? तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है कि कहाँ फलीभूत हुई है। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली अधिक सफल रही है। इसका कारण है कि इन देशों में किसानों को स्वेच्छा से मिलकर अपनी भूमि, श्रम और संसाधनों को साझा किया है। सामूहिक कृषि को उदाहरण के साथ बताया जा रहा है। आधुनिक कृषि पुष्पोत्पादन कृषि का विशेष महत्व एक राष्ट्र को उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो यहाँ देखिए उदाहरण देकर नीदरलैंड का उदाहरण देकर यहाँ समझाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां, पर्वतीय क्षेत्रों में रोपण कृषि। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपण कृषि लाभकारी होती है, कोई 3 लाभों को आपको बताना है। कि पर्वतीय क्षेत्र में रोपण कृषि लाभकारी है क्योंकि यहाँ विशेष जलवायु होती है, कम भूमि की आवश्यकता होती है और निर्यात क्षमता होती है। निर्वाह कृषि और रोपण कृषि में 3 अंतर, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको जरूर आपको पढ़ के रखना है। तो आपके अंतर दिए हैं उद्देश्य, पैमाने और तकनीकी पूंजी के आधार पर दोस्तों आपके निर्वाह कृषि और रोपण कृषि में अंतर दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है आधुनिक समय में भोजन संग्रहण का आधुनिकीकरण हो गया है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। पशुपालन का जीवन पूर्ण रूप से पशुचारण पर निर्भर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो पशुपालक का जो जीवन है पूर्ण रूप से किसमें? पशुचारण पर निर्भर होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल बात दिया हुआ है किस प्रकार से होता है, सिंपल लैंग्वेज में दिया है, पढ़ते ही आपको क्या चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पढ़ बस लीजिए तो भी आप क्या बातें समझ जाएंगे। ओके फिर नेक्स्ट है मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि एक दूसरे के पूरक है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है क्योंकि एक दूसरे पूरक हैं, वो सब बातें आपको बताई जा रही हैं। खनन किसे कहते हैं? खनन की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो खनन पृथ्वी की सतह से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया है। इसकी प्रमुख विधि कौन सी है? तो सतही खनन है, भूमिगत खनन दिया हुआ है। खनन से उत्पन्न कोई 3 समस्याओं के समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? तो खनन से उत्पन्न 3 समस्याएं, उनका समाधान कैसे? इससे पर्यावरण क्षति होती है खनन करने से, इसके साथ ही क्या है विस्थापन करना पड़ता है। जिस एरिया में खनन होगा वहाँ कोई लोग रह नहीं सकता, ओके, तो वहाँ से विस्थापन भी होता है। इसके साथ ही क्या स्वास्थ्य जोखिम भी है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है कृषि के उपनिवेशवाद पर प्रभाव पड़ता है, कोई 3 तथ्यों लिखना है। कृषि का उपनिवेशवाद पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है तथ्यों के साथ। तो पहला नकदी फसलों पर जोर दिया जाता है, संसाधनों का इसमें शोषण किया जाता है, भूमि स्वामित्व में बदलाव होता है। तो ये आपके दिए कृषि के उपनिवेशवाद पर प्रभाव, तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अध्याय 4 के भी जितने क्वेश्चन थे सभी का दोस्तों मैंने आपको क्या सॉल्यूशन बताया है। ओके अब हमारा अध्याय 5 रह जाता है और इसके साथ ही दूसरी पुस्तक के 2 अध्याय और हैं, तो मतलब टोटल हमारे 3 अध्याय रह जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में मतलब आपका 4th पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट, जिसमें उसके भी क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। इस मतलब टोटल 3 वीडियो होगी, तीनों वीडियो को देखकर अच्छे से क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा। एक और पार्ट आ जाएगा तो वो भी आप देखकर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।